और इस बीच बढ़ते खबरों में आगे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसे की खबर आपको बताते हैं। 2 रेल कर्मचारी समेत 9 लोगों की इसमें मौत हो गई। इस बीच मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा भी लिया घटनास्थल का, घायलों से मुलाकात भी की। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से, जहां पर यह बड़ा भीषण ट्रेन हादसा हुआ और अखबारों के फ्रंट पेज पर भी इस खबर का जिक्र। और फिलहाल तस्वीरों में आप रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी देख सकते हैं, जो कि अस्पताल में पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंच के उनके द्वारा घटनास्थल का जायजा लिया गया और घायलों के साथ में मुलाकात करते हुए भी उनको देखा गया। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मारी। इस बीच 9 लोगों की मौत हो गई। और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास में ये बड़ा हादसा हुआ। 41 लोग बताया जा रहा है घायल हुए। अमर उजाला में ये खबर बताई गई है। लोको पायलट समेत 2 रेल कर्मचारी भी मृतकों में शामिल है। कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक डिब्बा मालगाड़ी के इंजन पर चढ़ गया और 2 बेपटरी हो गए, यानी कि डीरेल हो गए। इस बीच ये खबर अखबारों में भी मौजूद। तो कल के दिन एक बड़ी घटना घटी थी। हालांकि अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि गलत सिग्नल, वहां पर जब सिग्नल मिला था तो उसके बाद जो मालगाड़ी का ड्राइवर था, दरअसल उन्होंने इसकी अनदेखी कर दी। और इस बड़ी घटना के पीछे फिलहाल के लिए जो जानकारी है वो लापरवाही ही बताई जा रही है। हालांकि अब जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अभी भी वहाँ पर कैसे जो यातायात है, कैसे जो ट्रेन्स हैं वो प्रभावित ना हो, ये कोशिशें हैं, वहाँ पर संचालन प्रभावित ना हो। हालांकि खबर ये भी सामने आई कि जो कंचनजंगा डाउनलिंक है वो यहाँ पर बीती रात पहुँची है, लेकिन खुद रेल मंत्री वहाँ पर गए थे। उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर के जायजा लिया। एक बड़ी घटना घटती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो बोगीज थी वो कैसे ऊपर की तरफ चढ़ गई, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। बोगियों के परखच्चे उड़ गए। 2 बोगियां थी जो कि पलट गई और इसमें जो लोग थे वो बुरी तरह से जख्मी हुए। घटना के तुरंत बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचते हैं। कहा यह गया कि अश्विनी वैष्णव कुछ दूरी के बाद बाइक से वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि जो रास्ता था वो खराब था। और वो भी तस्वीरें बीते दिनों भारत 24 ने आप तक पहुंचाई थी रेल मंत्री की तरफ से। देखिए यही बाइक थी जहां पर पीछे बैठ करके अश्विनी वैष्णव पहुंचते हैं, क्योंकि गाड़ी के लिए वो जो रास्ता था वो सही नहीं था। जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बाइक में पीछे बैठ करके वहां पर पहुंचते हैं। एक बड़ी घटना घटी, लेकिन कई सारे सवाल है। जांच के बाद ही तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। बीते दिनों आपने सुना था कि रेलवे की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहां पर जया सिन्हा की तरफ से, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है रेलवेज़ को, वो ये बताती हैं कि वहाँ पर दरअसल सिग्नल की अनदेखी की गई। लोको पायलट की भी इस घटना में मौत हो गई है। लेकिन अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, वो ये कि दोबारा ऐसी परिस्थितियां न बने, इसको लेकर के अब तमाम तरह के कदम उठाए जाएंगे। घायलों से उन्होंने तुरंत मुलाकात की, क्योंकि एक बड़ी घटना घटती है। और जहां पर ये घटना घटी है वहां पर आप देखेंगे बहुत दूर एक रिहायशी इलाका है। दरअसल ये जो घटना घटी है वो जलपाईगुड़ी से थोड़ा आगे जा करके है। यहाँ पर ये आउटर पर घटना घटी और इसी वजह से वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम पहुँची उनको भी काफ़ी वहाँ पर थोड़ा वक्त ज़रूर लगा पहुँचने के लिए, लेकिन उसके बाद तमाम चीज़ें शुरू कर दी गई। रेलवे ने इसको लेकर के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है गया है रेलवे की तरफ से। मामूली घायलों को 50-50 हज़ार की सहायता मिलेगी। गंभीर रूप से जो जख्मी हैं उनको 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। और ये भी जानकारी सामने आई कि इनमें कई यात्रियों की मौत हुई है, लेकिन रेलवे स्टाफ भी बताए जा रहे हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कल से ही शुरू कर दी गई थी। कल सुबह 9 बजे की ये घटना है, यानी कि लगभग आप ये समझिए कि 23-24 घंटे का जो वक्त है वो अब बीत चुका है। और अब यहाँ पर तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो या फिर पुलिस प्रशासन। बड़ी संख्या में वहाँ पर अधिकारी जुटे, स्थानीय लोगों का वहाँ पर जमावड़ा लग गया। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनका ये भी कहना था कि कल क्योंकि त्योहार का मौका था, लोग अपने घरों में थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक तेज आवाज सुनाई देती है। जब लोग भागते भागते वहां पर पहुंचे तो उनको पता चलता है कि एक हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से कोशिश की, फिर पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। उसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर लोगों का जमावड़ा लगा। लोगों ने अपने स्तर से तमाम तरह की कोशिशें की। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस की तरफ से वहां पर जो
बाकी की टीम थी, जब वो यहाँ पर पहुंची तो घायलों को तुरंत निकाला गया, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया था, बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए थे और जो लोग वहाँ पर जो रेल यात्री थे उनको वापस उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। लेकिन फिलहाल के लिए तस्वीरें जो लाइव हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये पूरा हादसा हुआ। और हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी दुख जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्होंने दुख व्यक्त किया है। रेल हादसे पर राष्ट्रपति ने दुख जताया, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से लिखा गया। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने एवं राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता की कामना करती हूँ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया था जिसमें उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। अधिकारियों से बात की है और स्थिति का जायजा भी लिया है। हादसे से प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। और देखिए एक के बाद एक ट्वीट एक्स पर दरअसल पोस्ट यहाँ पर किया गया और जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे की याद इस हादसे की बात आ गई क्योंकि एक साल पहले ही 2 जून को बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकराने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस से बालासोर में एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। और आपको याद होगा किस तरीके से तमाम लोग, 300 लोग थे जिनकी जान चली गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग थे जो बुरी तरीके से घायल हो गए। और अब ठीक करीब 1 साल बाद इस तरह से हादसा होना पुराने जख्मों को हरा करना जैसा है। और इस हादसे पर अमित शाह ने भी दुख जताया है। रेल हादसा बहुत दुखद है, गृह मंत्री की तरफ से ये लिखा गया और साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उनकी तरफ से की गई। इसके अलावा सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, दुख इस पर जताते हुए और जितने भी घायल हैं सभी के स्वस्थ होने की जल्दी कामना करते हुए 41 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और टक्कर इतनी ज़्यादा थी कि आप उन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बोगियाँ ऊंची उछल गई, एक दूसरे के ऊपर वो बोगियाँ चढ़ गई। तो आपको देखकर अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी ज़्यादा खतरनाक वो टक्कर रही। मालगाड़ी का लोको पायलट भी मृतकों की संख्या में शामिल है। यात्री ट्रेन के गार्ड भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने इस हादसे का कारण लोको पायलट द्वारा सिग्नल की अनदेखी करना भी इसमें बताया है। और इस बीच रेल हादसे की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है क्योंकि जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जो शुरुआती जांच पड़ताल है उसमें वजह यही सामने आ रही है कि नियम ताक पर रखकर तेज़ गति के साथ में मालगाड़ी चालक के द्वारा चलाई जा रही थी। खराब मौसम था और सिग्नल भी खराब था, ये भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल टीम गठित कर दी गई है जो कि इस पूरे मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेट करती हुई नजर आएगी। अश्विनी वैष्णव खुद घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जायजा उनके द्वारा लिया जाता है और यही एक्टिवनेस फिलहाल उनके द्वारा पहले भी हमने देखा था जब रेल हादसे हुए तब दिखाई गई थी। फिलहाल जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आप तमाम जो टीम्स हैं, एनडीआरएफ की टीम वो यहां पर क्लियर करती हुई नजर आ रही है रेलवे ट्रैक को और मलबा हटाती हुई नजर आ रही है क्योंकि वापस से सब कुछ पटरी पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 19 ट्रेनों पर इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे हादसे का असर पड़ा है। हादसे की वजह से 19 ट्रेनों को रद्द किया गया या फिर डाइवर्ट करना पड़ा। इसमें कई सारी ट्रेनें नई दिल्ली की भी हैं, जानकारी अखबारों में दी गई है। रेल दुर्घटना दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है लगातार। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैंने स्थिति का जायजा लिया है, प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। और बचाव अभियान के बाद में किस तरीके से मलबा हटाया जा रहा है, ट्रैक को क्लीन किया जा रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आती है। उन्होंने कहा कि दुखद रेल दुर्घटना से स्तब्ध हूं। बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस व आपदा टीमें घटनास्थल पर जुटी हुई हैं। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। ममता बनर्जी के द्वारा यहां पर यह बात कही गई। आगे बढ़ेंगे। पंजाबी मूल के नारायण ने लगाया मारपीट का आरोप। पूर्व सीएम चन्नी ने किया सीएम सुक्खू को फोन। पंजाब और हिमाचल के बीच संबंध ना हो खराब, ये चन्नी की तरफ से कहा गया। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पंजाबी मूल के एनआरआई से डलहौजी में पार्किंग को लेकर विवाद में कूद गए और पीड़ित ने यह आरोप लगाया कि उसके साथ इसीलिए मारपीट की गई क्योंकि वो पंजाबी हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इससे इनकार किया। पुलिस का यह कहना है कि इस घटना का अंतर्राज्य या फिर अंतर समुदाय
विवाद से कोई भी लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले में पंजाब की पूर्व सीएम चन्नी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू से फोन कर दोनों राज्यों के बीच भाईचारे को बनाए रखने की अपील की और बीजेपी का संबंध खराब करने का आरोप भी यहां पर सामने आया है। तो देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला, जहां पर पंजाबी मूल के एनआरआई ने मारपीट का आरोप लगाया और इसमें पार्किंग विवाद को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ, जिसके बाद पूर्व सीएम चन्नी ने जो हिमाचल के सीएम है सुक्खू, उनसे फ़ोन पर बातचीत की और ये कहा कि किसी भी तरीके से माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, दोनों राज्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बात नीट पेपर से जुड़ी हुई मामले की होगी। लीक मामले में अब 11 परीक्षार्थियों से पटना के ईओयू दफ्तर में पूछताछ होगी। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के आरोपी परीक्षार्थी हैं और इस पूरे मामले में अब जांच क्योंकि लगातार तेज हो रही है और ऐसे में 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, 13 की गिरफ्तारी। बिहार ईओयू अब आज 9 संदिग्ध छात्रों से पूछताछ करेगी। इसमें करीब 5 लोग बिहार के बाहर के भी हैं। इस फहरिस्त में 13 वो लोग भी शामिल हैं जो अब तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ का ये सिलसिला लगातार जारी है। 18 और 19 जून को उन 9 छात्रों से भी पूछताछ होने जा रही है जिनकी जानकारी अथक प्रयास के बाद एनटीए ने मेल के जरिए भेजी थी। इसमें कुछ छात्र महाराष्ट्र के और इसके अलावा अन्य राज्यों के भी हैं। इन सभी संदिग्ध छात्रों से पूछताछ का मकसद ये है कि उन्हें प्रश्न पत्र कहाँ से मिले थे या किसने उनको मुहैया कराए थे। ऐसे सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश होगी। साथ ही इन्हें पूरे मामले में किन किन लोगों की मदद की थी, ये पूरा नेक्सस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब इस पूछताछ में लेने की कोशिश होगी। और देखिए, इस बीच नीट पेपर लीक के केस में किंगपिन का नाम सामने आ गया है। अभी पुलिस हिरासत में है मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु, जो कि किंगपिन के तौर पर सामने आए। घोटाले के एक केस में भी जेल जा चुका है यादवेंदु और फिलहाल किंगपिन के तौर पर इसका नाम सामने आया है और पुलिस फिलहाल मुख्य तौर पर लगातार जो सवाल जवाब है वो इस व्यक्ति के साथ में कर रही है। प्रिया, आगे बढ़ेंगे। हमास से जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा फैसला। आपको बता दें कि वॉर कैबिनेट को भंग किया गया है। युद्ध संचालन की जिम्मेदारी वॉर कैबिनेट पर थी और आप देखिए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने के आदेश पर आईडीएफ और दूसरी तरफ से हमास ने रविवार को लगातार जंग की अपनी जिद छोड़ दी। अधिक से अधिक मानवीय सहायता के लिए सामरिक विराम की घोषणा की है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। वॉर कैबिनेट जो बनाई गई थी उसको भंग कर दिया गया है क्योंकि कैबिनेट लगातार तमाम फैसले लेती होगी। जिस तरीके से अटैक हमास के आतंकियों पर किया जाता था, ऐसे में दक्षिणी गाजा के शहर राफा में जमकर नरसंहार के बीच इजरायली सेना और हमास ने कत्लेआम रोक दिया है क्योंकि पूरा विश्व इनसे ये गुहार लगा रहा था। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ और दूसरी तरफ से हमास ने लगातार जंग की अपनी जिद छोड़ दी क्योंकि इससे पहले नेतन्याहू ये कह रहे थे कि हमास का खात्मा हम करके रहेंगे, उसके हर एक जो आतंकी उसको हम मार कर रहेंगे, लेकिन फिलहाल अब ये जिद छोड़ दी। ऐसी खबरें मिल रही है। आईडीएफ की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अधिक से अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक दिन शहर में हमला नहीं होगा। एक दिन का ये फैसला है। एसएम सेना ने बताया कि राफा में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सामरिक विराम रहेगा और अगले आदेश तक ये प्रभावी रहेगा। उधर हमास ने भी सामरिक विराम के लिए हामी भर दिए क्योंकि आप जानते हैं राफा की जो तस्वीरें आ रही थी उन तस्वीरों ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा। छोटे छोटे मासूम बच्चे रोते बिलखते नजर आ रहे थे, खून ही खून दिखाई दे रहा था, महिलाएं रो रही थी, सब कुछ उजड़ गया था। लोगों के पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना, और ऐसे में ये लोग जिन टेंट्स में रह रहे थे उन पर भी अटैक किया जा रहा था। तो इजराइल और हमास के बीच महीनों से चल रहे कत्लेआम का आलम यह है कि मरने वालों में ज्यादातर संख्या में निर्दोष फिलिस्तीनी थे और जिनको लेकर पूरे विश्व की तरफ से आवाज उठाई जा रही थी। खुद अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि युद्ध विराम होना चाहिए जिससे लोगों तक जो सहायता है वो पहुंचाई जा सके। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे कनाडा से, जहां पर टोरंटो में मास शूटिंग का मामला सामने आया है और गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। शूटिंग से ऑफिस बिल्डिंग में हड़कंप मच गया। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तलाशी अभियान चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज इस दौरान खंगाले जाएंगे क्योंकि ऑफिस का ये पूरा मामला हड़कंप सा वहां पर मच गया। अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया जैसे ही फायरिंग की आवाज आई। गोली लगने से 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत की भी इसमें खबर है। तो कनाडा के टोरंटो से ये जानकारी है जहां पर मास शूटिंग हुई और उसमें अफरा तफरी का जब माहौल हुआ, भगदड़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। गोली लगने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। शूटिंग से ऑफिस बिल्डिंग में हड़कंप की स्थिति मच गई। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो गोली लगने का ये पूरा मामला है। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। आरोपी की तलाश यहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी सवाल जवाब पुलिस कर रही ताकि पता चल सके कि ये फायरिंग करने वाले आखिर कौन थे, क्यों यहां पर फायरिंग की गई। फुटेज की भी खंगाली यहां पर की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से कुछ सामने आए 3 लोगों की क्योंकि यहाँ पर मौत हो गई और एक दहशत के साए में वहां के जो लोग हैं वो जीने को विवश हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सबसे पहला केस नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी। दूसरा मामला आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा तीसरा केस राकेश जखोदिया की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा बारामूला से जीते अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की याचिका पर भी पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ये वो केसेस हैं जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये वो तमाम केसेस जिन पे आज सुप्रीम कोर्ट में और पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी। देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इन पूरे जो तमाम मामले हैं इनमें क्या कहा जाता है।